हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा क्लास 12 के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है इसके रिलेटेड सिर्फ जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब जेईई एडवांस में इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ बोर्ड में और जेईई मेंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको पता ही होगा कि इसके रिलेटेड मतलब चैप्टर नंबर 14 पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। तो भाई कुछ ना कुछ तो खास होगा इसके अंदर, तो वही इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, क्या इसके टाइप्स है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, कैसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, डायोड्स वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आज तो हमारा बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स और इंसुलेटर का डिफरेंसेस समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, उसका डिटेल लेक्चर आज लेके आए हैं। ओके, तो पूरा लेक्चर ध्यान से नोट करना, जो भी पॉइंट लिखा हो उसको नोट करो। अगर क्वेश्चंस आता है तो उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड, बात आई सेमीकंडक्टर्स की, होते क्या हैं। आपने कंडक्टर बारे में सुना होगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आपने इंसुलेटर के बारे में भी सुना होगा जो कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में कुछ होते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर्स, मतलब कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो भाई आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गए? ये तो खराब बात है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ कंडक्ट कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कंडक्टर तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या इंसुलेटर जो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं कर रहा है, चलो उसको छोड़ो, कंडक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। सेमीकंडक्टर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? तो क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट आया है, देखो एक्चुअली क्या है, 1920 1930 के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट शुरू हुआ है। ठीक है, तो सारे जो एडवांस हुआ है टेक्नोलॉजी उस सब में जो है कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का ही रोल है। क्लियर है? चाहे आपके मोबाइल के पीछे की स्क्रीन होगी, आपने कभी देखा होगा मोबाइल के पीछे का स्क्रीन कैसे उसके अंदर छोटे छोटे वो मटेरियल्स लगे होते हैं, वो डायोड्स वगैरह लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ये सब नाम आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी डरना नहीं है आपको, ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्लियर है? मतलब मोबाइल की जो बेसिक वर्किंग होती है वो सेमीकंडक्टर से चल रही है। क्लियर है? आपके कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मतलब कि वो चंद्रयान मिशन में जो सैटेलाइट्स वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, कोई सैटेलाइट मिशन होता है उसके अंदर जो सैटेलाइट्स वगैरह, उसके अंदर बेसिक सर्किटिंग में सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, हर जगह एलईडी हो गया, लाइट्स हो गया, उसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। हमारी जो टीवी आती है एलईडी टीवी, लाइट एमिटिंग डायोड, उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज़ है। क्लियर है? मतलब ओवरऑल जितनी भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, हमारी आज की कितनी, पहले पता है पहले 2 MB की डिस्क इतनी बड़ी आती थी, अब 2 MB मतलब कि अब इतने छोटे से चिप के अंदर मतलब कि 1000 टेराबाइट्स वगैरह ऐसे स्टोर हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारा एडवांसमेंट कैसे पॉसिबल है? सारा एडवांसमेंट पॉसिबल है सेमीकंडक्टर की मदद से। तो सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है, हमको पता चल गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं इसका। सेमीकंडक्टर एक्चुअली होते क्या है? सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, semiconductors are those materials which have conductivity between conductors and insulator, conductors एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, मतलब ना ही ये पूरी तरह से कंडक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ना ही पूरी तरह से कंडक्टर्स होते हैं और ना ही पूरी तरह से मतलब कि इंसुलेटर होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, वुड हो गया। तो पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं होते और पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं होते, इनके कुछ बीच के होते हैं। ठीक है, इसका बेसिक सा एग्जाम्पल आपने सिलिकॉन, आपने वो कार्बन फैमिली पढ़ा होगा ना, पूरा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है सेमीकंडक्टर्स के ग्रुप में आते हैं। क्लियर है? तो और इसके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही है कि सेमीकंडक्टर दोज मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है, मतलब कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर के पास बिल्कुल ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन सेमीकंडक्टर के पास कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे आप पढ़ोगे इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी होते हैं। ठीक है, चलो उसके अभी मत देखो। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि कंडक्टर मतलब कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है कि वाई आर सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट?
हम उसको समझ लेते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। ठीक है, इनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको इतने इंपॉर्टेंट बना देती है। आपने बता तो दिया कि हर जगह यूज होता है ये, लेकिन किस लिए यूज होता है, कंडक्टर्स क्यों यूज नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, सेमीकंडक्टर स्पेसिफिकली क्यों। तो इनके पास ऐसी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन बेसिकली आपको दो लिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी मटेरियल में नहीं होती सिवाय सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन मतलब सेमीकंडक्टर। ठीक है, इट कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज में जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, और इस चैप्टर में आप जो है होल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, होल्स एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सीखेंगे, अभी सिर्फ नोट करने के लिए नोट कर लो। इट कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सब्सटेंस। ठीक है, विदाउट एनर्जी लॉस। मतलब सेमीकंडक्टर की मदद से किसी भी सब्सटेंस के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज कंट्रोल कर सकते हो। देखो कंडक्टर के पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर भी जो है चार्ज कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी लॉस बहुत होता है। इसके अंदर हम अमाउंट ऑफ चार्ज कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट द एनर्जी लॉस। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज एंटर कर रहा है, कितना चार्ज निकल रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी आप लिख लो, बाद में हम सीखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है इसका, इट कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। It can give unidirectional current। अब यूनिडायरेक्शनल करंट का क्या फायदा है, आपने देखो कंडक्टर में देखा होगा, कंडक्टर में क्या देखा होगा कि भाई मान लो मेरे पास कंडक्टर है। ठीक है, आप इसको इस तरह से करंट दोगे तो करंट इस तरह से ही फ्लो करेगा। ठीक है, और आप अगर यहाँ से करंट दोगे तो करंट जो है ऐसे फ्लो करने लगेगा। मतलब करंट चाहे यहाँ से फ्लो कराओ चाहे यहाँ से फ्लो कराओ, दोनों फ्लो करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में आगे हम डायोड्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम करंट का डायरेक्शन लिमिट कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हो कि खाली करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करे तो करंट जो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर आप यहाँ से लगाओगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ डायोड का स्ट्रक्चर वगैरह होता है। यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होते हैं। ठीक है, एक फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है। तो आप चाहोगे कि करंट अगर फ्लो करे तो उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दोगे, आप चाहोगे करंट ना फ्लो करे इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब इसको डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। मतलब करंट जो है आप चाहो तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब आप चाहते हो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर, इस डायरेक्शन फ्लो करेगा, लेकिन अगर करंट को आप इस डायरेक्शन में दे दोगे यहाँ से, तो यहाँ से वो वहाँ फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है, तो आप करंट के डायरेक्शन को करंट कर सकते हो। मतलब सोचो आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो। ये कंडक्टर्स में और इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं था। भाई इंसुलेटर में करंट बढ़ाते जाओ बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे क्या करंट के डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हो आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट को लिमिट करना। किसी सर्किट में हम चाहते हैं कि ज़्यादा करंट फ्लो करे तो वहाँ आप ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हो इसकी मदद से, और किसी सर्किट में हम चाहते हैं करंट कम फ्लो करे तो वहाँ पे आप करंट लिमिट कर सकते हो। ठीक है, ये डायोड्स वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह वो सब यूज़ कर करके। तो ये सब जो है सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट होता है। यही दो प्रॉपर्टी जो होती हैं सेमीकंडक्टर को इंपॉर्टेंट बनाती हैं, और इसलिए जो है हर जगह इसका एप्लीकेशन है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ के अंदर जितने भी नैनो टेक्नोलॉजी हैं, क्वांटम जो है मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। क्लियर है, तो ये दो पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम तो समझ गए इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन क्या है सेमीकंडक्टर ये दो प्रॉपर्टी दिखाते हैं और कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। तो जब सेमीकंडक्टर नहीं था तब क्या करते थे लोग। ठीक है भाई, सेमीकंडक्टर नहीं था तभी भी तो कुछ ना कुछ काम चल रहा था। तो जब सेमीकंडक्टर नहीं था तब लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इन अर्ली 1920s 1930s बोल लो। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड, वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का डायग्राम तो आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे कैसा होगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम होता है, ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। तो चाहे मतलब उस तरह जो कंप्यूटर्स होता था उसके अंदर भी ये ट्यूब्स वगैरह यूज होते हैं। तो ये भी काम करते हैं, जो सेमीकंडक्टर काम करता है ना वो भी ये काम करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिससे हमको वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके सेमीकंडक्टर लाना पड़ा। सेमीकंडक्टर से भी पहले जो है वैक्यूम ट्यूब डिस्कवर हुए थे, लेकिन बिकॉज उसका साइज बहुत बड़ा था, उसके अंदर बहुत सारे लॉसेस वगैरह बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, रिलायबल भी नहीं था, इसलिए हम जो है सेमीकंडक्टर की तरफ मूव किए। ठीक है, इसके पहले क्या होता है वैक्यूम ट्यूब यूज्ड
मतलब वो जो है सेम काम करते थे, मतलब जो ये दो प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना, सेम वो प्रॉपर्टी दिखाते थे, ठीक है। इस तरह का जो ट्यूब होता है अंदर का स्ट्रक्चर, अंदर का इस तरह से वैक्यूम ट्यूब होता है, हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। और मान लो यहाँ पे हमने नेगेटिव एक रख दिया, यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज रख दिया मान लो, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हीटिंग करते हैं किसी की मदद से, इस तरह से इसको हीटिंग करते हैं। ये क्या है, ये टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मतलब वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर जो है हमने वैक्यूम क्रिएट किया इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो ना। और आपने फोटो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर देखा होगा, उसके अंदर हम क्या करते थे, हम किसी सरफेस के ऊपर हम जो है लाइट गिरा के मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट कराते थे, और ठीक है, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस तरह से होता था। सेम काम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे लेकिन हम जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वहाँ पे हम किसकी मदद से करते हैं, हीटिंग की मदद से। हम क्या करते हैं, हीट करेंगे। अब हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होते इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना शुरू कर देगा। क्लियर है ना भाई, हम हीट कर रहे हैं इसको, हीट करने से क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है, वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। और इसके अंदर भी दो काम कर सकते थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या कर, ठीक है, ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे वी अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड विद दैट हम क्या करते थे, यहाँ पे इसके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ज़्यादा चार्ज जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखो सेमीकंडक्टर के अंदर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अंदर भी, ठीक है, ये भी यही काम कर रहा है, ठीक है। वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड विद दैट वी कैन control the amount of charges. We can control the amount of charges. समझ रहे हो। देखो यहाँ पे अगर मतलब कि आपने पोटेंशियल पॉजिटिव रखा है, मतलब क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देगा। पोटेंशियल बढ़ाओगे तो और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, पोटेंशियल और बढ़ाओगे तो और इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेगा। तो कितने चार्ज कैरियर, मतलब कितने चार्ज यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उसको भी आप कंट्रोल कर सकते थे, मतलब कि इसके अंदर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। यहाँ पे इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते थे। क्लियर है। तो हमने देखो चार्ज कैरियर वाला काम तो हो गया। दूसरा यूनिट डायरेक्शनल करंट, तो इसके अंदर हम यूनिट डायरेक्शनल करंट कैसे करते थे, वी यूज्ड, इसके अंदर क्या होता है, वाल्व्स आर प्रेजेंट, वाल्व्स आर प्रेजेंट so that यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लोस, ठीक है। वाल्व की मदद से हम करंट का डायरेक्शन फिक्स करते थे। भाई वाल्व क्या होता है, ढक्कन देखा होगा आपने, इस तरह से ढक्कन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से होगा ढक्कन तो बंद हो जाएगा, यहाँ से होगा ढक्कन खुल जाएगा। समझ रहे, कोई चीज़ यहाँ से अगर गिरेगी ढक्कन के ऊपर तो ढक्कन बंद, कोई चीज़ यहाँ से जाएगा ढक्कन खुल जाएगा। वाल्व तो देखा होगा ना आपने, ये वाल्व की मदद से इस तरह से भी वाल्व होता है कि ओपन होता है बंद होता है, ठीक है। इसको सरफेस है उसके अंदर से वाल्व ओपन होता है बंद होता है। तो वाल्व की मदद से क्या कर सकते हैं पता है, अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है। तो वाल्व इसके अंदर यूज होते हैं। तो ये दोनों काम कर रहा है जो सेमीकंडक्टर करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके अंदर हम वैक्यूम भी क्रिएट करते हैं। देखो ध्यान से, वैक्यूम क्रिएट इसलिए करते हैं, यहाँ पे लिख लो कि वैक्यूम किस लिए क्रिएट करते हैं हम लोग, कि वैक्यूम इज क्रिएटेड so that electrons are not affected by air particles. Electrons are not affected by air particles. इसलिए हम जो है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। क्लियर है। अब क्या है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। भाई अगर ये काम कर रहा है तो इसको यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। ये बहुत बल्कि साइज का होता था। आपने देखा होगा पहले जो जमाने में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े बनते थे, क्योंकि साइज बहुत बल्कि होता है उसका,
क्लियर है। और क्या है, ये हीटिंग एलिमेंट में काम कर रहा है भाई। टंगस्टन को तुम हीट कर रहे हो, उसको जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हीट कर रहे हो, हीटिंग की वजह से मतलब यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हीटिंग वाली चीज़ जल्दी खराब हो जाते हैं, क्लियर है। उसकी मतलब रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है भाई। धीरे धीरे हीट होगा, एक दिन क्या होगा, टंगस्टन मेल्ट कर जाएगा, तो आपको जो है इसको बदलना पड़ेगा, क्लियर। ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं थी इसकी। इसके डिसएडवांटेज क्या थे, मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लेते हैं ना। देखो चैप्टर हम डायरेक्टली शुरू कर देंगे, अगर मैं डायरेक्टली आपको अगर पीएन जंक्शन डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको समझ नहीं पड़ेगा, आपको बेसिक थोड़ा जानना पड़ेगा, जिससे क्या है कि चैप्टर की आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज थे इसके वैक्यूम ट्यूब के, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखता हूँ मैं, ये बल्कि इन साइज था, बल्कि इन साइज मतलब इसका साइज बहुत बड़ा था, समझ रहे हो, इसको अप्लाई करना मतलब। और दूसरी बात, एक कंप्यूटर के अंदर एक ही वैक्यूम ट्यूब यूज नहीं होता है, एक कंप्यूटर के अंदर ऐसे हजारों वैक्यूम ट्यूब यूज होते हैं। सोचो तो पहली बात तो साइज बड़ा है और इतने सारे वैक्यूम ट्यूब यूज करना मतलब डेफिनेटली बहुत पैसा लगता है और बहुत मतलब कि लॉस भी बहुत हो रहा है, क्योंकि टंगस्टन एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर है। बल्कि इन साइज, ठीक है, नॉट रिलायबल, ठीक है, हाई एनर्जी लॉस, ठीक है, ठीक है, रिक्वायर्स हाई पावर टू ऑपरेट, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। रिक्वायर्स हाई पावर टू ऑपरेट, इसको चलाने के लिए हमको बहुत सारा वोल्टेज देना पड़ता है, तो ही वर्क करता है। और बल्कि इन साइज तो है ही, कॉस्टली भी है, ये महंगा भी पड़ता है ये, ठीक है। इसके इतने सारे डिसएडवांटेज थे कि इसको यूज़ करना बहुत, कि वह हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है। अब हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा, डेफिनेटली रिलायबल तो होगा नहीं, जल्दी खराब हो जाएगा ये, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं देगा हमको जो हम चाहते हैं, क्लियर है। बिकॉज कभी ज़्यादा हीट होगा, कभी कम हीट होगा, उसके हिसाब से जो है धीरे धीरे क्या होगा, ये मटेरियल पतला होता जाएगा, तो हीटिंग भी कम होता रहेगा, उसके हिसाब से जो है अपना एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं आएगा। ओके, समझ रहे हो। तो बहुत सारे इसके प्रॉब्लम थे, तो इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम लेके आए सेमीकंडक्टर की मदद से। किसकी मदद से, सेमीकंडक्टर की मदद से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक में सेमीकंडक्टर्स। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था इसके ऊपर, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन था कि वैक्यूम ट्यूब्स इतने सारे डिसएडवांटेज की वजह से अब हम लेके आए सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। So semiconductors were discovered. Semiconductors were discovered and, ठीक है, and it had solved all the limitation, all the problems of vacuum tubes, ठीक है। मतलब वैक्यूम ट्यूब में जितने भी डिसएडवांटेज थे, ठीक है, जो मतलब समझ रहे हो, पहली बात तो इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत छोटा सा वोल्टेज चाहिए, ठीक है, ठीक है। इट रिक्वायर्स वेरी लो वोल्टेज टू ऑपरेट, वेरी लो वोल्टेज टू ऑपरेट। और अगर वोल्टेज ना हो तो ये लाइट में भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। मतलब आप थोड़ा लाइट दे दो उसको भी ऑपरेट कर सकता है, सोलर एनर्जी लगा दो उसके ऊपर भी ऑपरेट कर सकता है ये। उसको बहुत वोल्टेज, बहुत कम लाइट, बहुत कम एनर्जी उसके ऊपर ऑपरेट कर जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि स्मॉल इन साइज है, बहुत छोटा साइज में होता है ये, स्मॉल इन साइज है, ठीक है। चीपर है ये, सस्ता मिल जाता है हमको, जिससे इसको अप्लाई करना मतलब इजी होता है, स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है। और इसमें तो लॉसेज भी, ठीक है, ऑलमोस्ट नो एनर्जी लॉस इसके अंदर होता है, नो एनर्जी लॉस, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। जो वैक्यूम ट्यूब्स काम करते थे हीटिंग इफेक्ट पे, ये कोई भी हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं कर रहा, तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं होता। ओके, बहुत ही मतलब अगर होता भी होगा तो बहुत ही माइनर होता होगा, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो क्या है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो टंगस्टन की फिलामेंट वो हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है वो। ओके, मोर रिलायबल, जल्दी ख़राब भी नहीं होते, एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं हमको ये। ओके, हाईली एफिशिएंट,
तो जितने भी इसकी प्रॉब्लम थे, इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आ गया सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, समझ गए ना आप? इसके दो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? पहली प्रॉपर्टीज़ कि नंबर ऑफ चार्जेस को कंट्रोल कर सकता है, और दूसरा एक यूनि डायरेक्शनल करंट देता है। ओके, इसके एग्जांपल्स हमने पढ़ी लिए। एग्जांपल्स अगर इसको नोट करना चाहो, एग्जांपल्स क्या क्या है सेमीकंडक्टर्स के? सिंपल हमारे पास है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है, जो भी मतलब कार्बन वाली फैमिली वाले ग्रुप थे, उस फैमिली वाले ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड जो भी है, वो सब जो है सेमीकंडक्टर्स के ग्रुप में आते हैं। क्लियर? अब इसकी मदद से हम जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, जैसे डायोड्स बनाएंगे हम, रेक्टिफायर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर बनाएंगे हम। ठीक है, आईसी सर्किट्स बनाएंगे। तो सब सारी जो है मतलब कि इसी मतलब कि सेमीकंडक्टर की मदद से बनते हैं वो, और सारे का अपना अलग अलग एप्लीकेशंस है। आपने पता है वो सर्किट वो देखा होगा छोटा सा मोबाइल के पीछे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से लगे होते हैं। उसके अंदर कोई डायोड होता है, कोई ट्रांजिस्टर होता है, कोई रेक्टिफायर होता है, सबका अपना अपना अलग काम होता है। कोई आईसी चिप होता है। ठीक है, तो वो सब लेकिन बनते हैं सेमीकंडक्टर की मदद से। क्लियर है? हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि मतलब सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं। क्लियर है? और क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके दो प्रॉपर्टीज़ की मदद से। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसको हम लेटर मतलब जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसको रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ तो लिया, चलो सेमीकंडक्टर ये दो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन भाई कैसे दिखाते हैं, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब हम समझने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हमको जो है मतलब एकदम डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूरा समझना पड़ेगा, तो हम समझते हैं। ठीक है, हम समझते हैं उसके अंदर एनर्जी लेवल्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब डिटेल नॉलेज जरूरी है। नहीं तो हम डायरेक्टली पढ़ाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपके लिए तो पूरा बिल्कुल ये नया टॉपिक है, तो आपको जो है इन डिटेल पूरा समझना पड़ेगा। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, देखो ध्यान से। इन एन आइसोलेटेड एटम, लिखो मेरे साथ, मैं समझाता हूँ। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, in an isolated atom the energy of electron is determined by the orbit in which it is revolving, देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है पता है? अभी तक हमने जितने भी एटम के स्ट्रक्चर बारे में पढ़ा है, जैसे एटमिक स्ट्रक्चर आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, तो उसके अंदर हम जो एटम की बात करते हैं ना, हम अलग अलग आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, मतलब अलग अलग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम साथ में नहीं होते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड एटम्स की बात करते हैं, जो कि अलग अलग एटम्स की बात करते हैं। उसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, n=1 सेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी होगी -13.6, n=2 में ऑर्बिट कर रहा होगा, एनर्जी होगी -3.4। मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पे मैं 10 अगर आइसोलेटेड एटम बनाओ, 1 2 3 4 सबके भाई n=1 में अगर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी -13.6 ही होगी। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, समझ रहे हो कि नहीं? भाई मान लो मेरे पास एक एटम है इस तरह से, इसकी अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, के सेल, एल सेल, अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो अगर n=1 में है, n=1 में, n=2 में, तो इसकी एनर्जी होती है -13.6, इसकी एनर्जी यहाँ पे होती है -3.4। तो जहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी होती है। और यहाँ पर क्या है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। ठीक है, लिखो यहाँ पे कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट इन आइसोलेटेड एटम। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड एटम है, देखो उसके पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, मतलब इसकी ये जो सेल है इसकी एनर्जी फिक्स है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो इसकी एनर्जी फिक्स है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन ये क्या आइसोलेटेड एटम्स है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल में एक्चुअली क्या होता है, इनसाइड द क्रिस्टल ठीक है, क्रिस्टल में क्या होता है, वहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन होता नहीं, वहाँ पे मान लो इस तरह से क्रिस्टल के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो वहाँ पे मान लो मेरे पास एटम है इस तरह से, इसके बाजू में दूसरा भी कोई एटम्स होगा यहाँ पे, उसके भी अलग अलग एनर्जी के लेवल्स होंगे। तो यहाँ पर मान लो जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्या है
कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके न्यूक्लियस के बहुत, इसका न्यूक्लियस बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसका इफेक्ट इस न्यूक्लियस की वजह से भी होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से भी अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन, इसका इफेक्ट इस न्यूक्लियस की वजह से भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन होगा, समझ रहे हो। मतलब कि जब किसी क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स हो जाते हैं, तो हर एटम के मतलब कि जो इंटरेक्शन, ये जो इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, इसके नीचे जो होगा उसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, इसके इस तरफ होगा उसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, तो अलग अलग एटम्स होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने आजू बाजू एटम्स या आजू बाजू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो, उसके साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तब इसकी एग्जैक्ट एनर्जी -13.6 नहीं रह जाएगी भाई, कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है इसकी एनर्जी, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे इंट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना, इसकी वजह से भी कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन, उसकी वजह से भी एनर्जी में फ़र्क आएगा, समझ रहे हो। एग्जैक्टली -13.6 या जो भी मतलब हमारी एनर्जीज होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं रह पाएंगी, कुछ ना कुछ एनर्जी में वेरिएशन आने लगता है, समझ रहे हो। सेल्स की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा स्लाइट वेरिएशन आने लगता है, मतलब कि मान लो 3.4 है तो 3.3 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, कुछ ना कुछ फर्क आने लगता है, क्लियर है। ये सब कहानी होती है क्रिस्टल के अंदर, मतलब कि यहाँ पर एक एटम होगा वो बाकी सारे एटम की वजह से इन्फ्लुएंस होता है भाई, एक एटम के ऊपर बाकी सारे एटम का भी कुछ ना कुछ फोर्स लगने लगेगा क्रिस्टल्स के अंदर, बिकॉज क्या है कि एटम बहुत नज़दीक आ जाते हैं उसके अंदर, तो ये आइसोलेटेड एटम्स नहीं है, ये एटम जो है मतलब कि इसके नेबरिंग जो एटम होगा, इसके नेबरिंग जो एटम होगा उससे इफेक्ट होने लगेगा, ठीक है, इसकी एनर्जी इफेक्ट होने लगेगी, तो यहाँ पर हमको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स नहीं मिलेंगे इस तरह से, समझ रहे हो। देखो समझाता हूँ इसको थोड़ा, अभी यहाँ पे इसको रफ करके लिखता हूँ मैं, इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो लिखता हूँ, इन क्रिस्टल्स each atom is influenced by the other atoms। भाई क्रिस्टल के अंदर तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो हर एक एटम जो है बाकी सारे एटम से इन्फ्लुएंस होता है, क्लियर है, हर एक एटम बाकी सारे एटम से इन्फ्लुएंस होता है, समझ रहे हो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, समझना, ठीक है, ये बात समझना, ठीक है। In crystal containing n atoms, in crystal containing n atom, मान लो क्रिस्टल के अंदर n एटम्स है, ठीक है, 6.0 कुछ भी एटम्स है उसके अंदर, मान लो क्रिस्टल के अंदर n एटम है, तो ईच एटम हमने बोला कि वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना नो टू इलेक्ट्रॉन्स या बोलो नो टू एटम्स are having exact position, ठीक है, नो टू एटम्स आर हैविंग एग्जैक्ट पोजिशन, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, नो टू मत लिखो, ऐसे लिख दो, इसके जगह पे ये लिख दो, इन द क्रिस्टल ऑफ कंटेनिंग एन एटम्स ऑल एटम्स are having a unique position, have unique position बोल दो, unique configuration बोल दो, unique position and no two atoms in the crystal, no two atoms in the crystal, ठीक है, experience the same interaction ठीक है, नो टू एटम्स इन द क्रिस्टल एक्सपीरियंस द सेम इंटरेक्शन। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि भाई क्रिस्टल और समझ लो, मान लो मेरे पास यहाँ पे क्रिस्टल, देखो समझाता हूँ इसको, मान लो मेरे पास यहाँ पे क्रिस्टल इस तरह से, अब क्रिस्टल के अंदर मान लो एग्जांपल 9 एटम्स है, इस तरह से मैंने 3 एटम बना लिया, एक 6, यहाँ पे मान लो 7, 8, 9, तो यहाँ बोलना क्या चाह रहा हूँ कि हर एक एटम है ना उसका एक यूनिक पोजीशन है, मतलब जैसे कि आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, मैट्रिक्स, इसका पोजीशन मान लो 1 1 है, इसका पोजीशन 1 2, इसका पोजीशन 1 3, इसका 2 1 2 2 2 3 3 1
3 2 3 3, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको, मतलब समझ रहे हो, हर एक किसी भी एटम का पोजीशन, मतलब कि जैसे देखो मान लो ये मेरा एटम है, मान लो ये, इसके ऊपर इसका भी फोर्स लग रहा होगा, इसका भी इंटरेक्शन, इसका भी इंटरेक्शन, इसका 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 इसका, समझ रहे हो। लेकिन ये एटम उससे अलग है, इस एटम में क्या है, 2 इस तरफ है, 2 नीचे है, 4 इस तरफ है। ये एटम उस सबसे इन सबसे अलग है, इसके ऊपर 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ और 2 इस तरफ है। ये एटम उससे अलग है, समझ रहे हो, 3 इधर 3 इधर 2 इधर, क्लियर है। मतलब हर एक एटम के पास अपना यूनिक पोजीशन है। देखो हर का सबका पोजीशन डिफाइंड है, ये 1 1 है, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, 3 1 3 2 3 3, मतलब हर एक एटम का यूनिक पोजीशन है। मतलब क्या है कि हर एक एटम एक अलग तरीके का इंटरेक्शन फील कर रहा है, मैं समझ रहे हो, हर एक एटम एक अलग तरीके का इंटरेक्शन फील हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं भाई, सेल्स के एनर्जी में फर्क आ जाता है, सेल के एनर्जी में फर्क आ जाता है भाई। किसी भी 2 एटम का एनर्जी सेम नहीं हो रहा है। मतलब मान लो अगर 9 हैं, पहले क्या था, अगर ये 9 एटम अगर आइसोलेटेड होते तो भाई, जैसे एग्जांपल एक सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन क्या होता है, उसका Z इक्वल टू होता है 14, सिलिकॉन का Z इक्वल टू होता है 14। मतलब उसका कन्फिग्रेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये हो गया 10 हो गया, और 3s2 3p2 हो गया, ठीक है। उसमें ये हो गया अपना, ठीक है, ये हो गया अपना n इक्वल टू 1 सेल, ये हो गया अपना n इक्वल टू 2, और ये अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया n इक्वल टू 3। इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं, क्लियर है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब हर एक एटम का अपना पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। तो देखो मान लो मेरे पास ये सिलिकॉन है, इसके अंदर इस तरह से सेल्स वगैरह हैं, अच्छा। जनरली जो फर्क होता है ना, जो फर्क पड़ता है एनर्जीज में, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वगैरह में ही फर्क पड़ता है भाई। अंदर वाले में क्या फर्क पड़ेगा भाई, इसके बाजू में दूसरा एटम बना भी दूंगा तो अंदर वाले एटम है वो तो मतलब न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, उनमें ज़्यादा एनर्जी में फर्क नहीं आएगा। ज़्यादा एनर्जी में जो फर्क आता है ना, वो सिर्फ जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, यही ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, यही ज़्यादा घूमते फिरते हैं। बाकी अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस से बाउंडेड रहते हैं, वो ऐसे भी निकलते नहीं है, ठीक है। जो घूमने फिरने का काम करते हैं वो सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो जो भी एनर्जी सेल में फर्क आएगा वो सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के में आएगा, ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में कुछ फर्क नहीं आएगा, ये बात समझना। तो यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 2 इसके अंदर 2 p के अंदर, इतना क्लियर है। तो क्या है कि यहाँ पे अगर ये सिलिकॉन के, मान लो सिलिकॉन के मैंने 9 एटम्स इस तरह से ड्रॉ किए हैं, ठीक है, समझ रहे हो, सिलिकॉन के मान लो मैंने इस तरह से 9 एटम ड्रॉ किए हैं। तो अगर ये अलग अलग होते, आइसोलेटेड होते, तो भाई इसका 3s यहाँ पे बनता और 3s 3p यहाँ पे बनता, 3s और 3p, मतलब जिसका जो भी एनर्जी आता, तो मैं 9 को बना दिया, ठीक है। फर्स्ट का भी यही बनेगा, सेकंड का भी यही बनेगा, थर्ड का भी यही एनर्जी आएगा, फोर्थ का भी यही एनर्जी आएगा, ठीक है, सबका सेम ही एनर्जी आएगा, क्लियर है। 3s 3p का सेम एनर्जी आएगा, कब, जब ये आइसोलेटेड स्टेट में है, जब ये आइसोलेटेड स्टेट में है। लेकिन क्या होगा, जैसे हम इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर क्या होगा, मान लो मैं सिर्फ 9 एग्जांपल ले रहा हूँ 9 का। तो पहले वाले एटम का भाई कुछ अलग इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ यहाँ पे इंटरेक्शन, कुछ इसके साथ, इसके 6 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, कुछ और इंटरेक्शन होगा, उसके हिसाब से इसके 3s और 3p, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कुछ और होगी। मतलब समझ रहे, पहले वाले का मान लो 3s और 3p यहाँ बना, जो सेकंड वाला है उसका 3s 3p कुछ ऊपर नीचे बन सकता है, ऐसे करके भाई कुछ ना कुछ स्लाइट एनर्जी में वेरिएशन आता है ना, क्योंकि भाई इसका जो इंटरेक्शन है इसके इंटरेक्शन से अलग है। इसका इंटरेक्शन क्या है, 2 नीचे हैं और 3 इस तरफ 3 इस तरफ, लेकिन इसका क्या था कि 2 नीचे हैं, मतलब 6 इस तरफ है। समझ रहे हो, हर का अलग अलग पोजीशन है, सबका अपना अपना इंटरेक्शन होगा, उसके सबका अलग अलग जो है एनर्जी आएगा, स्लाइट ही वेरिएशन होगा, लेकिन होगा सबका ही ऐसा जो है। मतलब यहाँ पे इस तरह से हमको जो है वेरिएशन मिलेगा, हमको 5 6 7 8 9, ऐसे यहाँ पे 9 एटम का बना हो, तो इस तरह से हमको जो है एनर्जी का पूरा इस तरह से बैंड बनता दिखेगा हमको, समझ रहे हो। ये क्या है 3s, इसमें क्या था, जब आइसोलेटेड स्टेट में थे तो सबका सेम ही एक ही जगह पे आ रहा, सब ओवरलैप कर रहे थे, क्योंकि कोई एनर्जी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब एटम के नज़दीक आ गए तो अपने नेबरिंग एटम से भी इन्फ्लुएंस होने लगे वो, तो उनके एनर्जी लेवल में इस तरह से हमको डिस्क्रीटनेस देखने मिला, ठीक है। यहाँ पे ये 3p मान लो और ये 3s मान लो, ये क्या है मान लो, ये समझ रहे हो ना, इस तरह से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्लियर है। मैंने यहाँ पे 9 एग्जांपल लिया, जैसे 9, अगर मैं यहाँ पे n एटम्स का एग्जांपल लूंगा, ठीक है, इन क्रिस्टल कंटेनिंग n एटम्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर n एटम्स का एग्जांपल लूंगा, थोड़ा इसको यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
समझ रहे हो? ये तो क्या है कि मैंने 9 एटम्स बनाए, तो 9 एटम थोड़ी होते, तुमको एग्जांपल के लिए समझाया मैंने, उसके अंदर तो करोड़ों एटम्स होते हैं। तो मान लो इसके अंदर n एटम्स हैं, तो सर n एटम का हर एक एटम की उसकी डिस्क्रीट एनर्जी, मतलब कि अलग अलग एनर्जी मिलेगी, मतलब दूसरे से अलग होगी, क्योंकि इंटरेक्शंस अलग अलग है ना भाई, इसका इंटरेक्शन इसके साथ अलग है, इसका इंटरेक्शन अलग है। तो यहाँ पे इस तरह से हमको बैंड देखने को मिलेगा, इस तरह से बहुत सारी एनर्जी का। भाई n एटम्स मतलब करोड़ों एटम्स होते हैं, तो सब एटम का हमको इस तरह से कंटिन्यूस बैंड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हमको? बैंड, समझ रहे हो? और यहाँ पे भी इस तरह से हमको जो है कंटिन्यूस बैंड देखने को मिलेगा। मतलब है तो डिस्क्रीट ही, लेकिन इतने नजदीक है। ये तो मैंने 9 एग्जांपल लिया, ऐसे तो भाई 9 एटम्स मैंने एग्जांपल लिया, करोड़ों एटम्स होते हैं, सब में स्लाइट वेरिएशन आएगा, तो हमको ऑलमोस्ट वो कंटिन्यूस बैंड दिखेगा। हमको क्या दिखेगा? पूरा कंटिन्यूस बैंड दिखेगा, इस तरह से पूरा जो है हमको इस तरह से कंटिन्यूस बैंड दिखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? बैंड को देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक एटम का अपना इंटरेक्शन अलग अलग है, हर एक एटम दूसरे एटम से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके वजह से हमको इस तरह से बैंड देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? जैसे हमने 9 एटम बनाया तो 9 अलग अलग एनर्जी मिली, ऐसे n एटम्स होंगे, तो यहाँ पे n डिफरेंट एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा हमको, n डिफरेंट एनर्जी लेवल। समझ रहे हो? लेकिन ये बहुत ही नजदीक होंगे, हमको ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूस बैंड दिखेगा, आई होप सो ये समझ पड़ा होगा आपको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, एटम्स बहुत नजदीक आ जाते हैं, उसकी वजह से बाकी सारे एटम से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी वजह से हमको हर एक एटम का अलग अलग एनर्जी इस तरह से लेवल देखने को मिलता है। उसको ओवरऑल अगर हम बनाए एक साथ, तो हमको इस तरह से 2 बैंड दिखने को मिल जाता है भाई, 3s का बैंड ये, 3p का बैंड ये, इस तरह से। समझ रहे हो? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो इसको समझाता हूँ मैं। ओके, क्लियर है? समझ रहे हो? थोड़ा सा देखो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा समझते हैं इसको। अब बात करते हैं अपने सिलिकॉन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग सिलिकॉन। देखो अभी थोड़ा बहुत समझ पड़ा होगा, लेकिन आगे बढ़ते देखते जाओ, आपको पूरा समझ पड़ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सिलिकॉन की। ठीक है, किसी बुक में सोडियम की मदद से भी समझा देते हैं, किसी बुक जर्मेनियम की मदद से। सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। सिलिकॉन Z=14 होता है उसका, मतलब क्या है कि उसका फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ये देखो, ये n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n=2 में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद आता है 3s2 3p6, लेकिन इसमें 2 ही भरे, 14 ही है टोटल। ये अपना n=3 हो गया। समझ रहे हो? मतलब इसमें कैसा होगा, ये अपना 3s2 हो गया, इस तरह से 3s2 और 3p6, मतलब कि ये px py pz होते हैं ना, ये px, और 2 ही रिसीव भरे हैं, बाकी खाली है, इस तरह से। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसकी बात कर रहा हूँ। और ये क्या है, तो पूरे फील्ड है भाई, n=1 में पूरे फील्ड है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करे तो 2s2 में दोनों फील्ड हैं, 2p6 में इस तरह से जो है सब फील्ड है। मतलब यहाँ के तो वैसे भी जनरली इन्फ्लुएंस नहीं होते, जनरली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें जो है मतलब एनर्जी का डेविएशन आता है। मतलब इस तरह से अगर एनर्जी का आप अगर मतलब बनाया जाए, तो यहाँ पे जो n=1 वाले हैं ना, उसके अंदर जो है 3s, मतलब कि ये 1s वाले ये एज इट इज दिखेगा। समझ रहे? मतलब n एटम्स का बनाओ अगर मैं, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं n एटम्स की बना रहा हूँ, n एटम्स की एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई जो 3s वाले एटम उस सबकी भाई जो भी n=1 में होगा, उसके दूसरे एटम से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है ना भाई। यहाँ पे अगर एटम बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, इसको तो आपको समझा के ही मानूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो n=1 में है, जो n=1 में इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे आजू बाजू कितने भी एटम से ये जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते। समझ रहे हो? n=1 1s वाला है, 2s वाला, वो भी जनरली कुछ इफेक्ट नहीं होता। जो 2p वाला है वो थोड़ा बहुत, मान लो इसके जो n=2 वाला है, मतलब n=2 वाला, थोड़ा बहुत इफेक्ट होने लगा, इससे समझ लो। 2s है, 2p है, 2s वाला मतलब समझ लो थोड़ी बहुत हमको एनर्जी लाइन दिखने मिली इस तरह से, थोड़ी बहुत, मान लो थोड़ी बहुत, वैसे तो नहीं दिखती, पर थोड़ा बहुत अगर इफेक्ट होने लगा। देखो n=1 वाला तो बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं होगा, n=2 वाले में क्या होगा, एकदम बहुत नज़दीक एनर्जी लाइन होंगी, थोड़ी बहुत इस तरह से। ठीक है, 2p में यही कहानी होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी 2p में। 2p हमको थोड़ी बहुत और एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत नज़दीक है।
देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पूरे n एटम्स का, इसमें क्या है कि सारे n एटम का एक जगह ओवरलैप कर गए, इसमें क्या थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हमको देखने को मिला, ठीक है। ये क्या अपना 2p का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा अब 3s वाला है, 3s में क्या है मैं देखने को मिला हमको जो है, तो कुछ एनर्जी लेवल हमको देखने को मिला इस तरह से, n एटम्स का हमको जो है इस तरह से देखने को मिला एनर्जी लेवल। समझ रहे हो, ऐसे मैंने ये अपना हो गया 3s का, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं तो हमको एनर्जी लेवल को मतलब बीच में गैप दिखने लगेगा बराबर से। समझ, ये भी n एटम्स का, ये भी मैं पूरा n एटम्स का ड्रॉ कर रहा हूँ, n एटम्स अगर हों तो मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें क्या है 1s पूरे ओवरलैप कर जाएंगे, बिकॉज सबकी एनर्जी सेम ही होगी, वो इफेक्ट नहीं होंगे। जितने n के n एटम हैं, मतलब 10 के 10 एटम है, सबकी एनर्जी मतलब 1s ही है। 10 यहाँ पे 10 के थोड़ी थोड़ी हमको चेंज देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा और दिखने को मिला, और अगर हमको 3p में आ जाए तो हमको थोड़ा और इस तरह से मतलब पूरा एकदम अच्छे से देखने को मिल जाएगा हमको। समझ रहे हो ना। हमको इस तरह से एनर्जी का बैंड देखने को मिलता है। ये अपना हो गया 3p का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3p तो अपना पूरा फील्ड है नहीं, 3p में देखो ध्यान से कुछ खाली भी है, ठीक है। 3p में एक्चुअली कुछ खाली भी है, ये अपना 3s है, ये अपना 3s है इस तरह से, ठीक है। इसको इस तरह से बैंड बना देते हैं, इसको हमको इस तरह से डिस्क्रीट देखते नहीं, हमको पूरा एक बैंड देखने मिलता है, पूरा एक बैंड ही है, ठीक है। हमको डिस्क्रीटनेस नहीं मिलता, हमको पूरा एक इस तरह से बैंड देखने मिलता है, मतलब आपको कोई गैप नहीं दिखेगा उसके बीच में, क्योंकि इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं ना कि उनके बीच में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हमको पूरा एक बैंड देखने मिलेगा इस तरह से बैंड। अब क्या है अपना 3s वाला तो पूरा फील्ड है, 3 ये तो सब फील्ड है, इसके नीचे सारे जो है इसको हम बोलते हैं इनर सेल्स, इसको क्या बोलेंगे हम इनर सेल्स, क्योंकि ये सारे फील्ड हैं। और यहाँ पे ये लास्ट वाला जो 3s है ना, ये लास्ट ऐसा सेल है, ऐसा बोलो लास्ट ऐसा एनर्जी लेवल है जो कि फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे जितने 3s वाले जितने भी मतलब कि यहाँ पे ये फील्ड है, इसके बाद वाले यहाँ पे कुछ खाली खाली देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, सुनो आगे इसका डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन बेसिकली आप जान लो इतना, इसको रफ कर देता हूँ मैं, कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस बैंड। अभी डिटेल में बात करेंगे। वैलेंस बैंड क्या होता है, यहाँ पे देखो ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, इसके अंदर भी फील्ड है n=2 में, n=3 वाले में इसमें भी फील्ड है, इसमें कुछ फील्ड है कुछ खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ऐसा बैंड, समझ रहे हो, लास्ट ऐसा एनर्जी बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन है कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक्चुअली आगे आप पढ़ोगे पता है कि जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन दो है ना, वो भी कूद के यहाँ पे आ जाते हैं बाद में, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो स्टेबल एनर्जी स्टेट में रहें। तो एक्चुअली तो कंडक्शन बैंड खाली भी रह सकता है और भरा भी हो सकता है। तो वैलेंस बैंड क्या है, मैक्सिमम, सुनना यहाँ पे देखो डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम एनर्जी बैंड, मैक्सिमम एनर्जी बैंड फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, फिल्ड विथ या तो ऐसे लोग कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने वाला हमारा जो लास्ट बैंड होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और उसके जस्ट ऊपर वाला एक बैंड होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। उसके जस्ट ऊपर वाला एक बैंड होता है, हम उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। समझ रहे हो, कंडक्शन बैंड क्या होता है। देखो हमने वैलेंस बैंड समझ लिया, वैलेंस बैंड क्या होता है। देखो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ये अपना 3s था, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ये अपना 3p है, ये अपना 3p है, मान लो 3s है, मैं मान लो आइसोलेटेड एटम बना रहा हूँ, मतलब एक ही एटम बना रहा हूँ, ये 3s है 3p है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं बैंड बनाऊँ इस तरह से, मान लो मैंने 5 एटम का बनाया, तो ये अपना ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा अपना 3s, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2, हर एक बैंड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 5 एटम बनाए हैं, तो 5 एटम के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा हमको लगता है कि इसमें भी होने चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ, यहाँ पे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे जो है मान लो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ऐसे पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते यहाँ पे। ये जो है पार्शियली फील्ड होता है, ये पार्शियली फील्ड होता है, पार्शियली फील्ड, और कभी कभी तो एम्प्टी होता है। और एम्प्टी कौन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कंडक्शन बैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंडक्शन बैंड इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दूँ मैं। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड ये क्या होता है, इट इज पार्शियली फील्ड और एम्प्टी,
पार्शियली फिल्ड होता है या तो एम्प्टी होता है। क्या होता है ये? एम्प्टी। समझ रहे हो? मतलब पूरा पूरा फील्ड नहीं होता, ये पार्शियली फील्ड होता है। कभी कभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कूद के यहाँ चले जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस, इसके बीच में कुछ गैप भी होता है। देखो ये अपना क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये अपना कंडक्शन बैंड है। इसके बीच में यहाँ पे एनर्जी का गैप होता है, वो भी हम समझेंगे वो एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं। और कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन लिखे अगर तो क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी बैंड हैविंग नो इलेक्ट्रॉन। भाई इसके ऊपर वाले जितने सेल्स होंगे उसके अंदर तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ऐसा सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना उसके मिनिमम, देखो ये एनर्जी लेवल बढ़ती जा रही है, ये ऐसा एनर्जी मतलब ये ऐसा मैक्सिमम एनर्जी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके नीचे वाले सारे में इलेक्ट्रॉन्स है, और मैक्सिमम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड है। और उसी हिसाब से कंडक्शन बैंड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर वाले में भी सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसा मिनिमम है जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, बिकॉज इसके ऊपर वाले इसकी हायर एनर्जी होंगे ना, इससे भी हायर एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये मिनिमम एनर्जी वाला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। मिनिमम एनर्जी बैंड हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, या ऐसा बोलो पार्शली, हाँ ठीक है, हैविंग नो इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? ऐसा जरूरी नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ सब 0 डिग्री, मतलब कुछ टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं किया है। क्या है, जैसे कि हम टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे चला जाते हैं, ठीक है। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में फ़र्क क्या होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन नहीं करते, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन करते हैं, अभी हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसे बेसिक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जनरली जो है मतलब इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, ये पार्शियली फील्ड होगा या तो एम्प्टी होगा, ये कौन, कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड के अंदर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड होता है, ठीक है। ये नीचे वाला अपना वैलेंस बैंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे हम सोचे कि इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो खाली होता है, पार्शियली फील्ड और एम्प्टी होता है, इस तरह से, समझ रहे हो। और नीचे अपना जो वैलेंस बैंड है ये फील्ड विद इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड होता है। इतनी बात समझ पड़ी आपको, बेसिक आइडिया। और इनके बीच में एक गैप होता है, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर सीख रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी लेवल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। हाँ समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ही जंप करेगा, इसके बीच में कहीं नहीं जाएगा, ये फॉरबिडन है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पे नहीं जाना है हमको, ठीक है। FBG बोलते हैं इसको, EG नाम से डिफाइन करते हैं, EG फॉरबिडन एनर्जी गैप को डिफाइन करते हैं EG नाम से, ठीक है। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते नहीं है, ठीक है। मतलब कि कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, उसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर ये फॉरबिडन मतलब गैप बहुत ही कम होता है, क्योंकि कंडक्टर जल्दी मतलब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर के अंदर ये गैप थोड़ा मीडियम साइज का होता है, और इंसुलेटर के अंदर ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, आगे हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इतनी बात आपको बेसिकली समझ पड़ा। इसके नीचे के सारे फील्ड है, इनर सेल्स है, सारे फील्ड है। ये जो है लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन वाला है, और इसके ऊपर जो है ये खाली होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो है खाली होता है। यहाँ पे सेल्स तो हैं, देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स तो हैं लेकिन वो खाली हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एनर्जी लेवल्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो क्या होता है जनरली खाली होते हैं। और फिर क्या होता है, इसको हम एनर्जी देते हैं, हीट अप करते हैं, तो वहाँ पे जो है धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है खाली होता है। टेम्परेचर देने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको रफ कर दूँ मैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझते हैं मतलब कि एक्चुअली में मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन क्यों रह रहे हैं, हम समझते हैं उसके बारे में। देखो फिर से हम बात करते हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन की मदद से ही समझते हैं। सिलिकॉन क्या है, Z = 14 है। मैं सिर्फ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना रहा हूँ, अब इसके नीचे वाले नहीं बनाऊंगा। जो स्टील फील्ड है, आपको पता ही चल गया कि इनर से जो है फील्ड होते हैं, उसके नीचे वाले नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ इसके ऊपर वाला बनाता हूँ। सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसका है, एक एटम के अंदर, ठीक है, इन 1 एटम। एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर n एटम्स हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल इसके अंदर मान लो n एटम्स हैं। ऐसे करोड़ों एटम्स होते हैं इसके अंदर, मान लो इसके अंदर n एटम्स हैं, ठीक है। तो एक मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो? एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे n एटम्स हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 एटम्स होते हैं तो 4 3 12 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। n एटम्स है तो 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही लिखो वापस से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n एटम्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना होगा बताओ भाई? एक में 4 था तो n एटम्स के अंदर 4n हो जाएगा कि नहीं? एक में 4, दूसरे में 8 हो जाएगा, 12 6 18, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4n कितने हो जाएगा? 4n एटम्स हो जाएंगे, 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, समझ गए ना? एक में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे n एटम्स होंगे तो सब में 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसके एनर्जी स्टेट्स की बात कर लेते हैं। देखो आपने ये देखा होगा, ये 3s है, 3s कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये अपना 3s है और 3p आपने देखा होगा 3p इस तरह से बनता है, ये अपना 3p है। इस तरह से 2 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपना 3p जिसके अंदर मतलब 6 होते हैं ना टोटल, 3p 6, लेकिन उसके अंदर फील्ड कितना है? सिर्फ 2 ही फील्ड है, 3s2 और 3p2, 2 ही फील्ड है, बाकी सब खाली है। इतना तो क्लियर है। लेकिन अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितनी है? देखो इसके अंदर इसके अंदर टोटल 2n स्टेट्स हैं। पर देखो एक एटम के अंदर 2 स्टेट्स है, ठीक है, मतलब ये देखो 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब क्या है? एक एटम के अंदर 2 स्टेट्स हैं। तो n एटम्स के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स इन n एटम्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं ना जिसको, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन n एटम कितना होगा? इसके अंदर हो जाएगा 2n एनर्जी स्टेट, और इसके अंदर कितना है टोटल? 2 4 और 6। अवेलेबल कितना है? देखो इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ 2 ही में फील्ड है, पर अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितना है? नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल लिख दो यहाँ पे, एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल। अब इसके बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम समझाता हूँ आपको। अवेलेबल इन, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल इन n एटम। तो देखो इसके पास 2n है और इसके पास कितना हो जाएगा? 6n, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर। तो टोटल अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितना हो जाएगा? 8n स्टेट हो जाएगा। कितना? 8n, जिसमें से जो है 2n जो है वो s वाला है और 6n जो है वो p वाला है, ठीक है। मतलब 6n स्टेट इसके हैं और 2n स्टेट्स इसके हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ पड़ रहा है आपको? बस सिंपल एनर्जी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई एनर्जी लेवल्स समझ रहे हो कि यहाँ पे 3s इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके एनर्जी लेवल्स होंगे, 3p में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके एनर्जी लेवल्स होंगे। तो बस वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6 एनर्जी स्टेट्स बनाए मैंने। यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, 2 एनर्जी स्टेट, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6n स्टेट्स हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 8n, जिसके 2n जो है इसके पास है, 3s जो कि फील्ड है, और यहाँ पे जो है 6n स्टेट्स हैं, लेकिन फील्ड कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, ठीक है। 6n स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे फील्ड कितने हैं? इसके अंदर 2 फील्ड है जिसके अंदर, है ना। 6 में से 2 जगह फील्ड है, बाकी 4 जगह खाली है। क्लियर? इसका देखो एक्चुअली ग्राफ किस तरह से बनता है, इस तरह से ग्राफ ध्यान से देखना। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं 3s और 3p की। ये अपना 3s है, ये 3s वाला लाइन है, समझ रहे हो? ये 3s वाला लाइन है और ये जो है 3p वाला लाइन है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, अब मैं ग्राफ किसका बना रहा हूँ? मैं ग्राफ एक्चुअली बना रहा हूँ, ये सब पॉइंट आपने नोट कर लिया है ना, इसको हटा दूँ मैं तो अच्छे से ग्राफ बना लेंगे, जिससे बड़ा बड़ा दिखेगा थोड़ा सा। इतना नोट कर लो, ये 6n एनर्जी स्टेट्स है, इसके अंदर 2n इसके, 6n इसके, ठीक है। मैं बना रहा हूँ, अब देखो बनाता हूँ अच्छे से ग्राफ। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिस समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर। देखो 2 मिनट सुन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो है इसके बाद आगे समझ पड़ेगा इसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? एनर्जी, यहाँ पे देख लो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम 1/r, ठीक है। 1/r और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी वर्सेस 1/r, और r क्या है? r इज द एटॉमिक सेपरेशन, ठीक है। 2 एटम के बीच में कितना सेपरेशन है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, एटॉमिक सेपरेशन। समझ रहे हो? ये एटम है, ये एटम है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो r है, लेकिन मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ 1/r का। मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे इस तरह से अगर ग्राफ बनाऊँ मैं,
इस तरह से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अपनी एनर्जी है, एनर्जी लेवल्स बात कर लो, और यहाँ पर क्या है एनर्जी, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं 1/r का, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं 1/r बढ़ा रहा हूँ, सुनना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, 1/r मतलब सोचो, r 1/r बढ़ा रहा हूँ मतलब क्या है कि मैं r डिक्रीज कर रहा हूँ। r डिक्रीज कर रहा हूँ मतलब क्या कि पहले यहाँ पे r ज़्यादा है, मतलब एटम दूर दूर हैं, पहले r ज़्यादा है मतलब एटम दूर दूर हैं, लेकिन जैसे मैं 1/r बढ़ाऊंगा मतलब r को मैं कम कर रहा हूँ, r को मैं कम कर मतलब एटम धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, तो धीरे धीरे नज़दीक आने से क्या फ़र्क होगा अगर हम देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो एनर्जी सिर्फ आउटर मोस्ट बना रहा हूँ, उसके नीचे वाले तो फील्ड होंगे, आपको पता ही होगा 3s के जो नीचे वाले वो सारे फील्ड हैं, जहाँ बना रहा हूँ मैं 3s और यहाँ बना रहा हूँ मैं 3p, ठीक है। अब 3s के नीचे वाले जो है फील्ड है, तो यहाँ पे पहले जब r ज़्यादा था, r ज़्यादा मतलब कि एटम दूर दूर है अभी, मतलब r ज़्यादा है, देखो 1/r कम है यहाँ पे, मतलब r ज़्यादा है, r ज़्यादा मतलब एटम दूर दूर हैं, तो जितने भी n एटम्स हैं, जितने भी n एटम्स हैं, सबकी एनर्जी एक जगह पे 3s की जितनी एनर्जी सेम है और 3p की जो भी एनर्जी है वो सेम है। क्लियर, इतना तो हमको पता है। लेकिन बाद में जैसे हमने देखा कि जैसे हम एटम को क्लोज लाने लगे, एटम को क्लोज लाने के हम क्रिस्टल बनाए इसको, ठीक है, मतलब 1/r को बढ़ा रहा हूँ तो मैं एटम को क्लोज ला रहा हूँ, तो हमने देखा क्या 3s के जैसे n एटम्स हैं तो n एनर्जी स्टेट में वो फील्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसके टोटल कितने 2n स्टेट्स हैं, 2n स्टेट्स है और 2n पूरा फील्ड, ये पूरा फील्ड होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन से फील्ड हमको पता है, ठीक है ना। ये 3s है और ये 3p है, जो कि सिर्फ दो ही फील्ड है इसके अंदर, बाकी जगह खाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से वो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, समझ रहे हो। जैसे हम बताया कि भाई अगर एटम्स क्लोज आने लगेंगे तो उसके आजू बाजू एटम्स से भी वो इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अलग अलग एटम्स इंटरेक्शन होगा तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स आएंगे, हर एक एटम का अलग अलग 3s होगा, अलग 3p होगा, तो यहाँ पे 3s इस तरह से अलग अलग जो है इस तरह से आगे जैसे हम r कम कर जाएंगे वैसे वैसे 3s इस तरह से होने लगा, ठीक है, जैसे जैसे वो क्रिस्टल बनने जा रहा है। वैसे 3p में भी यही कहानी होगी, 3p में भी यही कहानी होगी, समझ रहे हो। जैसे जैसे r बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको जो है ये लेवल अच्छे से देखने को मिल जाएगा, कैसे लेवल जो है डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब आपको अच्छे से दिख रहा है। अच्छा, जैसे जैसे r आप बढ़ा रहे देख रहे हो, आप r बढ़ाओगे ना तो एक्चुअली क्या है कि देखो 3s और 3p ओवरलैप करने लगा है, 3s और 3p ओवरलैप करने लगा है यहाँ पे, तब तो आपको पता ही चलेगा कि भाई कौन सा 3s है कौन सा 3p है, मतलब r को समझ रहे हो, मतलब कि एटम के सेपरेशन को एकदम कम कर दिया आपने, तो 3s 3p में डिफरेंस, एनर्जी में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है। तो इसके बाद एक्चुअली क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है r = r0 पे, ये पॉइंट अपना मान लो यहाँ पे क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है, हम r को इतना कम कर दिए कि वो क्रिस्टल बनने लगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, डायग्राम देखना ध्यान से, डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। देखो एक्चुअली हम सोचते क्या हैं, अभी डायग्राम में मतलब समझाता हूँ। एक्चुअली हमको लगता क्या है, हमको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे 3s है और ये 3p है, समझ रहे हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 3p के अंदर। मतलब भाई देखो 2 फील्ड है यहाँ पे और यहाँ पे टोटल कितने स्टेट्स है, 6 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे 2 फील्ड होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली जब यहाँ पे हम जैसे जैसे क्रिस्टल के नज़दीक लेने के, सुनो, हम एटम को क्लोज डालने लगे, मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी में हमको डिफरेंस पता ही नहीं चलने लगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो कूद के यहाँ पे जाने लगे। अब खुद सोचो कि भाई अगर यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस को पता नहीं चल रहा है कौन इलेक्ट्रॉन किसका है, कौन 3p का है, कौन 3s का है, तो इलेक्ट्रॉन चाहता क्या है, इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा कि मैं लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाऊं। इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि मैं लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाऊं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो कूद के चले गए नीचे वाले स्टेट में, क्योंकि नीचे वाले एक स्टेट की एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहते हैं कि मैं स्टेबल रहूं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे ना 3p में, वो भी कूद के चले गए 3p में, 3s के अंदर, तो ये जो है पूरा एम्प्टी हो गया। ये क्या है, पूरा एम्प्टी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली फील्ड हो गया इलेक्ट्रॉन से ये, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 3s में चले गए, मतलब क्या है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में चले गए, ठीक है। तो 3s के पास तो 2 ही जगह है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में फील्ड होने लगेंगे। यहाँ पे ये जो जगह रहेगा वो एम्प्टी होने लगेगा, ठीक है। इस तरह से कहानी होती है।
और ये जो सारा ग्राफ है ना मैं बना रहा हूँ 0 केल्विन के अंदर। किस में बना रहा हूँ मैं? 0 केल्विन के अंदर, एट 0 केल्विन। ठीक है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन कूद के वापस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा जो है एम्प्टी बैंड है और ये पूरा जो है फील्ड बैंड है। ये पूरा जो है फील्ड बैंड है। तो इसी बैंड को जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। हमको लगता था कि 2 होगा पी के अंदर, 2 होगा एस के अंदर, पर बाद में पता लगा सब इसमें ही चले गए, ये तो खाली रह गया। समझ रहे हो? तो ऊपर वाला जो बैंड है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जो कि एम्प्टी होता है, जो हमेशा जनरली ये 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ। बाद में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड है ये। और नीचे वाला जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और बीच में ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन, इसको हम बोलते हैं ईजी, फॉरबिडन। ठीक है, कौन सा रीजन है ये? फॉरबिडन। समझ रहे हो ना? ये बीच में जो गैप है, एनर्जी का गैप, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ से यहाँ ही जा सकता है, इसके बीच में यहाँ कहीं नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होगा तो कूद के यहाँ ही चला जाएगा। आपको समझ पड़ा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे आया? अब यहाँ पे जैसे जब पहले थे तो सबकी एनर्जी स्टेट थी, मतलब सेम थी। फिर उसके बाद जैसे हमने आर कम करने लगे, उसको एटम को क्रिस्टल बनाने लगे, वैसे इलेक्ट्रॉन और क्लोज आने लगे और हमको जो है उसके अंदर इन्फ्लुएंस होने लगे आजू बाजू वाले एटम से। तो हमको और बहुत सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल देखने को मिला। उसके बाद क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे चले गए, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ये जो है खाली रह गया। यहाँ पे एनर्जी लेवल तो है पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आएगा। क्लियर है? और आपको आगे पता चलेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं वो कंडक्शन में काम नहीं आते। कंडक्शन में काम आते हैं जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं, वो काम आते हैं कंडक्शन करने में। जो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं ना, वो कोई काम नहीं आते। समझ रहे हो? तो अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन कराना है तो उसको यहाँ से कूद के यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से कूद के यहाँ जाना पड़ेगा। और इसके ऊपर से हम डिफरेंस पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। भाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से कूद के यहाँ जा ही नहीं पाएगा तो कंडक्शन कर ही नहीं पाएगा, तो बन जाएगा इंसुलेटर। वो कब होता है? जब ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाएगा। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है पता है? कि एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, मतलब 0 के बराबर होता है। तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इजीली कूद के जा सकता है। समझ रहे हो ना? तब वो कंडक्टर बन जाते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? ये गैप थोड़ा मिनिमल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी कूद के जा सकता है, कभी कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की भी कहानी होती है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो आगे बढ़ने वाले। लेकिन बेसिकली आप ये समझे ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ क्या है? 1/r का ग्राफ है। r क्या है? एटॉमिक सेपरेशन है। और यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे जो है क्रिस्टल बन गया है। ठीक है, क्रिस्टल बनने की बाद की कहानी बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। समझ पड़ा ये ग्राफ? ओके, तो सिलिकॉन का इस तरह से ग्राफ बनता है। ओके ओके, आगे रफ करके थोड़ा सा अब देखो डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम। अब ये ग्राफ को आपको एग्जैक्टली अच्छे से बना के दिखा देता हूँ मैं इस तरह से। ओके, अब देखो हम इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे ये अपना एनर्जी लेवल है, नीचे वाली जितने एनर्जी हैं, ठीक है, ये अपने इनर सेल हो गए। ये क्या हो गया? अपने इनर सेल। ये तो सारे फील्ड होते हैं, इसको नहीं बना रहा हूँ। इसके ऊपर जो है लास्ट जो फील्ड है, जो फील्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट वाला होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम एनर्जी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे इस तरह से होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, ठीक है, मतलब कि पार्शियली और फुल्ली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, पार्शियली और एम्प्टी। ठीक है, ये क्या होता है? पार्शियली और फुल्ली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होता है, पार्शियली और फुल्ली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन देख लेते हैं कंडक्शन बैंड का क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये अपना कंडक्शन बैंड है। ठीक है, इसके बीच का जो एनर्जी है, मैंने बोला है गैप, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम ईजी से डिफाइन करते हैं। ईजी उसको हम समझते हैं, एक एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस बैंड की। ठीक है, वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड क्या है?
इट इज अ बैंड ऑफ एनर्जी, it is a band of maximum energy, it is a band of maximum energy filled with electron, filled with electron। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी का, ठीक है, ऊपर एनर्जी बना रहा हूं तो वैसे एनर्जी का मैक्सिमम, इसके नीचे वाले सारे फील्ड है, ये लास्ट जो फील्ड है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी का बैंड जो कि फील्ड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड डू नॉट participate in electrical conductivity, do not participate in electrical conductivity, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड के अंदर है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर उसको पार्टिसिपेट करना है तो हमको हीट करना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कूद के यहाँ पे चला जाए, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पहुँच जाएगा तब वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट है तब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये वैलेंस बैंड का। ओके, इतना नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो है अपना लाइन, ये लाइन को डिफाइन कर रहा हूँ। ये लाइन क्या है अपना, ये लाइन है वीबी मैक्स, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम लाइन। ठीक है, समझ रहे हैं ना, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम लाइन। और ये जो लाइन है अपना, ये क्या है, कंडक्शन बैंड का मिनिमम। भाई ये कंडक्शन बैंड यहाँ से शुरू हो रहा है, कंडक्शन बैंड का सबसे मिनिमम वाला लाइन है ये, और ये कंडक्शन बैंड का मेन, इसके बीच का जो है उसको एनर्जी, वो हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, उसको समझते हैं। ये वैलेंस बैंड समझ गए, इसको रफ करके कंडक्शन बैंड लिख लेते हैं डेफिनेशन। कंडक्शन बैंड क्या है, इट इज अ बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि इट इज अ बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी, बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। ठीक है, पार्शियली बैंड ऑफ एनर्जी कंटेनिंग नो इलेक्ट्रॉन। या तो सिंपल इसका डेफिनेशन, सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है पता है, इस लिख सकते हो द बैंड, ये तो लास्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसके ऊपर वाला जो भी बैंड आ रहा है हमारा कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, द बैंड अबव द वैलेंस बैंड, सिंपल डेफिनेशन, द बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, इसके इलेक्ट्रॉन जो भी इसके अंदर होंगे वो जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, लिख दो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। देखो अपना पहला लेक्चर जो है पूरा थियोरेटिकल है, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है आगे के लेक्चर्स के अंदर, जो हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। लेकिन पहला लेक्चर अगर थियरी आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको अगर मैं डायोड्स वगैरह पढ़ाऊंगा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा पहला लेक्चर बहुत थियोरेटिकल जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, जो भी कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद के अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया तो जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट करेगा। और फॉरबिडन, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखा जाता है, यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। अब जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ईजी क्या है अपना, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका फॉर्मूला सिंपली ये लिखते हैं, देखो बुक के अंदर इस तरह से कि कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला, पर इसका मैक्सिमम लाइन, इसका मिनिमम लाइन, दोनों को माइनस कर दो, जो गैप आ रहा है अपना उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, FBG, फॉरबिडन एनर्जी गैप।
ठीक है। अब इसी गैप की मदद से हम समझ सकते हैं कि भाई कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है और कौन सा अपना सेमीकंडक्टर है, ठीक है। उसकी इसी गैप की मदद से हम समझ सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इसको रफ करके समझाता हूं। देखो इसको रफ कर दूं मैं यहां से। अब देखो डिफरेंस समझ सकते हैं हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर इसी बैंड की मदद से, ठीक है। पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो कंडक्टर्स में क्या होता है पता है? कंडक्टर्स में जनरली ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैप कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप कर जाते हैं इस तरह से। समझ रहे हो? ये अपना वैलेंस बैंड है और ये अपना कंडक्शन बैंड है, ये ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इतना इजीली चला जाता है, एकदम इजीली। इलेक्ट्रॉन बहुत ही फ्री है, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इजीली जा सकता है, एकदम इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एकदम क्या होता है यहाँ पे कि जो ईजी होता है ना, ईजी, इनके बीच में गैप वो नियरली इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसके अंदर कंडक्टर्स के अंदर कोई गैप होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख लो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन रेडीली goes from valence band to conduction band for electrical conductivity। इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाता है, कोई गैप होता ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इजीली कूद सकता है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि गैप ही नहीं है, कोई एनर्जी का गैप ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कूदने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे उसको थोड़ा भी हीटिंग दे दो, इलेक्ट्रॉन टोटली पूरा कंडक्ट करेगा। तो ये कंडक्टर्स की कहानी होती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। इसी तरह से हम जो है डिफरेंस कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इसके बीच में जो है कुछ स्पेसिफिक गैप होता है। अगर जो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड के बीच में कुछ थोड़ा गैप होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर इस तरह से, ठीक है। ये अपना ईजी कुछ गैप है। ये जो है लेस देन 3 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर ये जो गैप है ये जो है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप अगर होगा तो जो है ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मेनली हमारे 2 एग्जांपल्स होते हैं यहाँ पे। ईजी शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मेनली हमारे पास एग्जांपल है सिलिकॉन का, इसके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। सिलिकॉन है हमारे पास, जर्मेनियम है। सिलिकॉन का जो है मतलब कि ऑलमोस्ट देखो ये जर्मेनियम है हमारे पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का 1.1 देख लेना इसको, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से आता है। क्लियर है? सिलिकॉन का 1.1, इसका 0.7, मतलब लेस देन 3 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो जो है सेमीकंडक्टर्स के अंदर काउंट होते हैं। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप भी कर सकते हैं। पहले जंप नहीं करते इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये अपना कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे जाएगा। अगर उसको हीटअप करोगे तो आप हीटअप करोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे होल्स बच जाता है। एनिमेशन में देखो कि इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे बच जा रहा है होल्स। क्लियर है? इस तरह से ओके। समझ रहे हो कि यहाँ पे कंडक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप जो है मतलब उसको कितना एनर्जी दे रहे हो उसके हिसाब से। ओके। और इंसुलेटर के अंदर तो मतलब गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। इंसुलेटर के अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये जो गैप होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे इंसुलेटर का एग्जाम्पल है एक, ये जो गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ईजी गैप है, ये ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, डायमंड की एग्जाम्पल ले लूँ, उसके अंदर क्या होता है, जो ईजी की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें जो ईजी होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होते, पर ये जो है ये गैप को क्रॉस नहीं कर पाते। इसको आपने हीटिंग तो दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये गैप को क्रॉस करके यहाँ पे जा नहीं पाते, वो गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब गैप मतलब कि ये जितनी एनर्जी डिफरेंस है आपको उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा पाएगा, उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। हमने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, जैसे पहले सेल का 13.6 था, दूसरे सेल का 3.4 था, उसके बीच का तो डिफरेंस है, उतना एनर्जी दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन कूदेगा, उससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। उसी हिसाब से
तो यहाँ पे जनरली इतना एनर्जी पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्शियल कंडक्शन होता है और यहाँ पे कोई कंडक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, नो कंडक्टिविटी। तो सिर्फ एनर्जी गैप की मदद से, मतलब कि बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है उसकी मदद से जो है आप इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही बेसिक था। हमने जो है समझा कि उसका मतलब कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके ऊपर से कैसे कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये पूरा डिटेल स्टडी आज के लेक्चर में हमने किया। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।